एपिसोड 38। असली चोर कौन। खबरदार अभय, खबरदार, जो तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि अभय के पिता अधिराज की थी। मेन एंट्रेंस पर अधिराज खड़ा था और उसके साथ साथ पूरा का पूरा राठौर और बेदी खानदान भी मौजूद था। तभी वहाँ पर पुलिस और डॉक्टर अनुभव का भी पहुँचना हुआ। यहाँ आयशा कौन है? हमें चोरी की कंप्लेंट मिली है उनके खिलाफ, इंस्पेक्टर बोला। तभी आंखों में आंसू लिए मंजीत नीचे ज़मीन पर पड़ी आयशा के पास भागती हुई पहुंची उसे संभालने के लिए। मेरी बच्ची। मंजीत ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर दोनों माँ बेटी की सिसकियाँ शुरू हो गईं। इंस्पेक्टर पर्व, आपको यहाँ किसने बुलाया है? अभय ने थोड़ा सा शॉक्ड होकर उनसे पूछा। मैंने बुलाया है भाई, इसे इसकी सही जगह पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध ने जवाब दिया। क्या कोई हमें बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? तभी दरवाजे पर खड़ी जानकी देवी की आवाज़ आई। दादी साहब, मैं बताती हूँ। आयशा ने गीता आंटी की घुंघरू चुराए और फिर इसने गीता आंटी की फैमिली पेंटिंग भी जला दी, मानसी ने जवाब दिया। ये बात सुनकर एक पल के लिए पूरा राठौर खानदान हैरान रह गया, सिवाय अधिराज और केतकी के। इंस्पेक्टर पर्व, ये हमारे घर का मामला है, हम अपने आपस में सुलझा लेंगे, अधिराज बोला। लेकिन तभी मंजीत की दहाड़ती हुई आवाज़ आई। अब पुलिस आई है तो असली चोर को अपने साथ लेकर भी जाएगी। मंजीत की बात सुनकर सबके सब शॉक्ड थे, यहाँ तक कि मानसी भी। मानसी अपने मन में बोली, अरे वाह, मंजीत आंटी तो बड़ी ही निष्पक्ष निकली। इंसाफ करने के मामले में तो इन्होंने अपनी लाडली भी नहीं बख्शी। मंजीत ने आयशा को ज़मीन से उठने में मदद की और इतने में सीमा पानी का गिलास ले आई। आयशा ने एक सांस में पानी का गिलास खत्म किया। तभी अधिराज बोला, आयशा बेटा, तुम बताओ क्या हुआ था? पापा, इस घर में जब भी कुछ होता है तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि मैं इस घर में नई नई आई हूँ। आयशा ने अपनी बात कहना शुरू किया। इस घर में मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है और आज तो हद ही हो गई। आज तो मेरे साथ मारपीट की गई है। ये लाइन आयशा ने अभय और अनिरुद्ध की तरफ बड़ी ही नफ़रत भरी नज़रों से देखते हुए बोली। 1 मिनट मैम, हम आपका स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं, इंस्पेक्टर पर्व ने आयशा से कहा। वहीं ये सब देख अभय और अनिरुद्ध, यहाँ तक कि मानसी भी हैरान थी। फिर आयशा ने अपनी बात कहना शुरू किया। मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है और जब मैंने मुझ पर लगे इल्ज़ाम को मानने से इनकार किया तो अनिरुद्ध सिंह राठौड़ ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अपने खिलाफ आयशा का ये बयान सुन अनिरुद्ध सकपका गया। वहीं मानसी का तो दिमाग काम करना ही बंद हो गया। फिर आयशा ने आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। फिर अचानक से घर में जलने की बू आने लगी तो मैं देखने के लिए कमरे से बाहर निकली। मुझे तो पता भी नहीं था कि जहाँ से बू आ रही थी वो स्टोर रूम था। मैं तो धुआं देखते हुए उस रूम में पहुँची और देखा कि कमरे में धुआं ही धुआं फैला हुआ था और अभय की फैमिली पेंटिंग आग की लपटों में थी। तभी वहाँ अभय और बाकी सब भी आना हुआ और इन सबको ये लगा कि पेंटिंग मैंने जलाई है। मैंने अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी बात सुने बिना ही अभय सिंह राठौड़ ने भी मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। ये लाइन आयशा ने अभय को घृणा भरी नज़रों से देखते हुए कहा। टेक्निकली इन लोगों ने मुझे फिजिकली हैरेस किया है, तो इसलिए मुझे अभय सिंह राठौर और अनिरुद्ध सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है। आयशा ने बिना किसी इमोशन के साथ ये बात कही तो अभय और अनिरुद्ध के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आयशा की बात सुन
सभी के सब दंग रह गए। आई एम सॉरी अभय, अनिरुद्ध, मुझे तुम दोनों को मजबूरन अरेस्ट करना होगा क्योंकि मैडम ने स्टेटमेंट दिया है। पूरे होशो हवास में इंस्पेक्टर पर्व ने ये बात कही और कांस्टेबल उन दोनों को हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़े। आयशा बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगा। जो इस घर में आज तुम्हारे साथ हुआ, आज के बाद वापस नहीं होगा। प्लीज़ तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। प्लीज़ बेटा, इन दोनों को पहली और आखिरी बार माफ़ कर दो मेरे कहने पर, प्लीज़। अधिराज आयशा से रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अधिराज कैसे भी करके अपने दोनों बेटों को जेल जाने से बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने दोनों हाथ जोड़कर आयशा के आगे खड़ा हो गया। अधिराज को ऐसा करता देख आयशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अधिराज के हाथ को पकड़ नीचे किया और उससे बोली, नहीं पापा, आप प्लीज़ हाथ मत जोड़िए, आप बड़े हैं, आपका हाथ तो मेरे सिर पर होना चाहिए। आयशा की बातें सुन अधिराज को एक उम्मीद दिखाई दी कि शायद आयशा अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, और ऐसा हुआ भी। अधिराज ने अपना हाथ आयशा के सिर पर रखा मुस्कुराते हुए। तभी आयशा ने एक और धमाका किया, जिसके बाद अपने बिछाए हुए जाल में मानसी खुद ही फंस गई। पापा, मेरे लिए आप में और मेरे पापा में कोई फ़र्क नहीं है। आप दोनों मेरे लिए समान हो। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आप मुझे कितना अपना मानते हैं। आयशा ने जब अधिराज से ये बात कही तो अब सबके सब कंफ्यूज होकर देखने लगे। तो कहना क्या चाहती है बेटा, खुल के बोल। मैं तुझे दिल से अपनी बेटी मानता हूँ। मैं तेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। तू बोल तो सही एक बार, जैसा बोलेगी वैसा होगा। अधिराज ने कॉन्फिडेंट हो के आयशा से ये बात कही। पापा, मेरे साथ जो आज हुआ उसके बाद मेरे पापा और दोनों भाई चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे में आप मेरे लिए क्या स्टैंड लेंगी। आप दावा करते हैं ना इस बात का कि आप मुझे दिल से अपनी बेटी मानते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे मेरे लिए। आयशा की आवाज़ में जो रोष दिखाई पड़ रहा था, उससे सब लोग समझ चुके थे कि वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देने वाली है। मैंने कहा ना कि तू मेरी बेटी है, मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगा, अधिराज आयशा से बोला और फिर अपने बेटों की तरफ मुड़ा। औरतों पर हाथ उठाना राठौर खानदान के संस्कार नहीं है, लेकिन एक ही दिन में राठौर खानदान की बहू के साथ इतना कुछ घट गया, उसके साथ फिजिकल हैरेसमेंट हुआ। ऐसे में ये सज़ा तो बनती है, और इन दोनों की सज़ा ये है कि या तो इन दोनों को जेल जाना होगा और या फिर मेरी बेटी के कदमों में झुककर माफ़ी मांगनी होगी और अपने मुंह से इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये दोनों अपने किए पर शर्मिंदा हैं। अधिराज ने आयशा के लिए इंसाफ तय किया तो ये सुन आयशा के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे अब ये यकीन हो गया था कि अधिराज सिंह राठौर सच में उसे दिल से अपनी बेटी मानता है। अधिराज के इस फैसले से तो बेदी खानदान के लोग भी खुश हो गए। ऐसा कभी नहीं होगा, अनिरुद्ध गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। तभी आयशा बीच में बोली, तो फिर जेल जाने को तैयार हो जाओ और 1 से 5 साल के लिए क्रंची पिज़्ज़ा उर्फ कड़क रोटी खाने को भी तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरी बहन तुम दोनों को ऐसे ही तो जाने नहीं देगी। बचपन से बहुत ज़िद्दी है ये। जब तक इसकी मन की नहीं हो जाती है तब तक ये ऐसे ही नहा धोकर पीछे पड़ जाती है अपने दुश्मन के। ठीक है, हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। फाइनली अभय ने अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए अपना फैसला सुनाया। अनिरुद्ध अभय के इस फैसले से बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, मगर उसे जेल जाना भी मंजूर नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अभय आयशा के कदमों में झुकने ही वाला था, लेकिन तभी आयशा ने उसे रोका और बोली, ऐसे नहीं, पहले मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, उसके बाद तुम दोनों मुझसे माफ़ी मांग सकते हो। एक बार फिर से सब आयशा को कंफ्यूज होकर देखने लगे। वहीं मानसी का तो अब सिर घूमने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है।
लेकिन बेटा, तुम खुद को बेगुनाह साबित कैसे करोगी? इस बात पर अधिराज ने उससे पूछा। और इतने सारे ड्रामे के बाद मानसी फिर से अपनी टांग अड़ाते हुए आयशा से बोली, हाँ आयशा, तुम खुद को बेगुनाह कैसे साबित करोगी? तभी मंजीत बोली, ज़रा मैं भी तो देखूं, ऐसे भी क्या खास है उन घुंघरू में जिसके लिए तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? घुंघरू दिखाओ। अनिरुद्ध को घूरते हुए मंजीत उससे बोली। अनिरुद्ध स्टेयर्स से ऊपर अपने कमरे में गया और अपनी माँ के घुंघरू नीचे लेके आया। मंजीत ने उसके हाथ से वो घुंघरू लिए। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से एक आंसू टपका। कमाल है, एक चोर खुद ही अपनी चुनाई हुई चीज़ के लिए उस चीज़ के असली मालिक पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। ये बात मंजीत ने उन घुंघरू को जकड़ते हुए कहा, लेकिन उसकी कही ये बात वहाँ खड़े किसी को भी समझ नहीं आ रही थी सिवाय अधिराज, राजपीर, जानकी और केतकी के। आपके कहने का मतलब क्या है? अनिरुद्ध ने उससे पूछा। पहली बात तो ये है कि मेरी बेटी ने ये घुंघरू नहीं चुराए थे, और दूसरी बात ये कि अगर उसने लिए ही हैं तो वो उसकी अपनी ही चीज़ थी, उसकी अपनी माँ की विरासत ली थी। मंजीत गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ बढ़ने लगी और डर के कारण वो अपने कदम पीछे लेने लगा। ये घुंघरू तुम्हारी माँ के नहीं, मेरे हैं। चोर मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी माँ थी। तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, तो चोर मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी माँ थी, समझे? मंजीत ने जब ये बात कही तो आयशा, अभय, मानसी और बाकी सब लोग ये बात सुन हैरान रह गए सिवाय अधिराज, राजवीर, जानकी और केतकी के। सच जानने के बाद तो अभय और अनिरुद्ध के पास शब्द ही नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए। वहीं मानसी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। हाँ, मंजीत बिल्कुल सही कह रही है। ये घुंघरू गीता जी के नहीं थे, बल्कि मंजीत के थे, जो 15 साल पहले चोरी हो गए थे। तभी केतकी भी बीच में बोल पड़ी। केतकी की गवाही से तो अभय और अनिरुद्ध का दिमाग ही काम करना बंद कर गया। उन दोनों के गले से आवाज़ तक नहीं आ रही थी। अब जबकि सब कुछ क्लियर हो चुका था, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था, तो आयशा के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसे अभी भी दिल में ठंडक नहीं पड़ी थी। उसके जहन में और कानों में अभी भी थप्पड़ की गूंज थी। आयशा ने मानसी को टोटली इग्नोर किया और सभी से बोली, लेकिन सवाल ये है कि ये घुंघरू मेरे सामान तक पहुँचे कैसे, क्योंकि मैंने तो चोरी करी है नहीं। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि इस घर में कोई ऐसा रूम भी है जहाँ अभय अपनी माँ की यादों को संजो के रखता है। लेकिन आप लोग फिक्र मत करिए, दुनिया को इंसाफ दिलाने वाली आयशा खुद को भी इंसाफ दिलाएगी और खुद को बेगुनाह साबित करेगी। इसके लिए मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। आयशा शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली। सबके सब उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश में लग गए कि आखिर वो क्या करने वाली है। तभी आयशा ने सस्पेंस खत्म करते हुए ऐलान किया, मैंने तो इन घुंघरू को अभी तक भी हाथ नहीं लगाया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है जिसने भी ये घुंघरू मेरे सामान में रखे होंगे उसके फिंगरप्रिंट ज़रूर इस पर मौजूद होंगे, जैसे कि अभय के, अनिरुद्ध के, और फिर जिसने ये घटिया हरकत की होगी उसके बाद फिर से अनिरुद्ध के, और फिर मेरी मम्मी के भी। तो ऐसे में सब कुछ साफ साफ साबित हो जाएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन तब तक इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये लास्ट लाइन आयशा ने मानसी को देखते हुए कही, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या सच सामने आने के बाद अभय और अनिरुद्ध आयशा से माफ़ी मांगने के लिए राज़ी होंगे? क्या इन सब के पीछे मानसी का हाथ है? जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।